Hello students, welcome to this video. In the last video we have discussed about Newton's second law of motion and हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे. इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में समझेंगे. सो स्टार्टिंग विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. देखो न्यूटन का थर्ड लॉ काफ़ी आसान है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा. ये आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा. यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना होगा उन चीज़ों का. मैं बता दूंगा अभी आगे. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको. तो न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन ने एक रफली अगर आप कहें तो न्यूटन ने बताया ऐसा: फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब हर एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स भी होता है. जैसे कि मान लो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मैंने एक लड़का बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये एक वॉल है. तो क्या हुआ, इस लड़के ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया वॉल पे, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. 10 न्यूटन यहाँ मैंने लिख दिया. ओके, तो न्यूटन का कहना है, न्यूटन का थर्ड लॉ का कहना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है. तो ये इस लड़के ने इस वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. इसका मतलब अब ये वॉल भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा. ओके, सो आप देखो कि यहाँ पर ये जो शुरू में जो 10 न्यूटन का, ये जो लड़का जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये था एक्शन फोर्स. और ये जो वॉल ने जो इस लड़के पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये था रिएक्शन फोर्स. तो हमने देखा कि एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स भी है, ठीक है. तो यही न्यूटन ने बताया है: फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का कुछ टर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे. क्या पॉइंट्स हैं वो देखो, आप ध्यान से समझो कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है वो ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पर लगता है. जैसे कि ये देखो, आप शुरू में ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये शुरू में जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ये लग रहा था वॉल पे, ठीक है. और ये जो बाद में जो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये बाद में जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये लगा उस बॉय पे. तो आपने देखा एक्शन फोर्स लग रहा है वॉल पे, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है बॉय पे. तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं और सेम नेचर के होते हैं. ओके, सो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज सेम नेचर के होते हैं. इसका क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ इसको आपको एग्जांपल से. मान लो आपके पास एक सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है. इस ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका मास है m. तो ब्लॉक का देखो एक अपना वेट होगा, है ना, ब्लॉक का एक अपना वेट होगा और वेट को हम लोग लिखते हैं mg से. ये आप आगे पढ़ोगे, आप बस इसको समझने का प्रयास करना. वेट को लिखते हैं mg से और ये ऑलवेज किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड, ठीक है. और ये जो सरफेस है, सरफेस इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ. अब ये mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शायद आपको नहीं समझ आया होगा, बट कोई बात नहीं, आप समझो बस इतना ही कि ये जो mg फोर्स है, mg का मतलब होता है वेट. जैसे किसी का मास है 50 kg, तो उसका वेट कितना हो गया, मास इंटू जी. तो 50 इंटू जी, और ये जी का वैल्यू होता है 10, यानी ये आप 9.8 भी ले सकते हो. तो ये कैलकुलेट करके जितना भी आएगा. ओके, सो ये बेसिकली वेट किसी के भी चीज़ का होता है mg के इक्वल. और देखो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है. ये सरफेस जो है ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है. अब एक चीज बताओ, क्या ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से लग रहे हैं? बताओ, ये एक फोर्स देखो आप नीचे लग रहा है, एक फोर्स देखो ऊपर लग रहा है. तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, आप कह सकते हो? तो आंसर है नहीं. मैंने क्या बताया आपको कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सेम नेचर के होते हैं, ठीक है. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक अलग तरह का फोर्स है और mg जो है ये एक अलग तरह का फोर्स है. तो सेम नेचर का मतलब इसका एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहाँ पर हैं, तो आप देखो इस चीज़ को मैं दिखा लेता हूँ आपको. ये सरफेस है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, ये मास है m. तो इस पे मान लो ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऊपर, ठीक है. ये ब्लॉक पे लग रहा है सरफेस के द्वारा ब्लॉक पे लग रहा है. तो ब्लॉक भी सरफेस पे एक नीचे फोर्स लगाएगा. मान लो ये n1 हमने कहा कि ये सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये ब्लॉक जो है सरफेस पे लगा रहा है नीचे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2. तो ये है इसका एक्शन रिएक्शन पेयर. ये कुछ ऐसे लग रहा है n1 और ये नीचे n2, ठीक है.
सो ये है इसका एक्शन रिएक्शन फोर्स। ओके, सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्या कह रहा था। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस वो जो है ऑलवेज सेम नेचर के होते हैं। ओके, और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब न्यूटन थर्ड लॉ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। आप मान लो जैसे रॉकेट प्रोपल्जन का एग्जांपल है, जैसे ये एक रॉकेट मैंने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है जब रॉकेट ऊपर को उठता है, ठीक है, ऊपर उठता है तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे बहुत सारा फ्यूल निकल रहा होता है उससे, ठीक है। और ये फ्यूल क्या है, बहुत हाई वेलोसिटी से ये फ्यूल निकल रहा होता है। तो ये एक फोर्स लगाता है अपवर्ड, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है रॉकेट पे, ठीक है। तो रॉकेट ऊपर मूव करता है। तो ये भी बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये हाई वेलोसिटी जो गैसेस निकल रहे हैं यहाँ पे, ये जो फ्यूल हाई वेलोसिटी फ्यूल निकल रहे हैं, तो रॉकेट इसलिए आगे मूव करता है ताकि ये मोमेंटम को कंजर्व कर पाए। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये आप उसको भी बोल सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। या आप कह सकते हैं रिक्वाइल्ड वेलोसिटी, जैसे आप कोई गन चलाता है तो गन पे क्या होता है, जैसे ही फायर होता है, फायर होने के बाद गन बैकवर्ड पुश होता है। बैकवर्ड पुश होने का मतलब क्या होता है कि वो जो बुलेट बाहर गया, ठीक है, वो जो बुलेट उस गन से बाहर निकल के गया, उसने एक बैकवर्ड फोर्स लगाया उस गन पे और वो गन पीछे मूव किया, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो रिक्वाइल वाला जो फंडा है ये गन का, तो ये भी आप कह सकते हैं ये क्या है, बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। नाउ आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है। सो मोमेंटम का कंजर्वेशन ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले मान लो आपके पास ये देखो, ये ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर हमने लिख दिया बी, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में। ए का वेलोसिटी है u1, ठीक है, u1, और बी का वेलोसिटी है u2, ठीक है। और हमने कहा दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी इसका वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है बी के वेलोसिटी से, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ए आके बी से टकरा जाएगा, ठीक है। और ए जब बी से टकराएगा तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ऐसा बताया गया है कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। तो जब ए और बी टकराएंगे तो ए और बी के टकराने के बाद का मोमेंटम और टकराने से पहले का मोमेंटम वो सेम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए और बी के टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अभी मैं इसको और भी अच्छे से प्रूफ करके दिखलाता हूँ आपको, ठीक है। अब मोमेंटम आप में भी मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था मोमेंटम, दैट मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एंड मोमेंटम इज व्हाट, मास टाइम्स वेलोसिटी। सो अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिटेल में, सब पहले इसका स्टेटमेंट को और अच्छे से देखते हैं एंड उसके बाद इसका प्रूफ भी देखेंगे। ओके, सो इसको देखते हैं। मान लो ये देखो, आप फिगर से देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। एक का वेलोसिटी है u1, दूसरे का वेलोसिटी है u2, और यहाँ पर है u1 ग्रेटर देन u2, यानी ए का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है बी के वेलोसिटी से। ये दोनों एक टाइम के बाद टकरा गए, देखो यहाँ पे कोलिजन हो गया, कोलिजन वाला पार्ट आप देखो, ठीक है। और उसके बाद ये टकराने के बाद सेपरेट हुए तो इनका वेलोसिटी क्या हो गया, u1 u2 से चेंज हो गया v1 v2 में। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। तो इसको क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, कोलिजन के पहले का मोमेंटम, कोलिजन के पहले का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, कोलिजन के बाद के मोमेंटम के। तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम क्या होगा बताओ, कोलिजन के पहले का मोमेंटम होगा ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम। तो आप क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हमने लिख लिया किसका, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ देखो हमने लिखा मास इंटू वेलोसिटी। तो ए और बी का जो है शुरू का मोमेंटम, यानी ए का मोमेंटम कितना है m1 u1, बी का मोमेंटम कितना है m2 u2, ये किसके इक्वल होगा, कोलिजन के बाद का मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद उसका मास तो वही है, देखो m1, वेलोसिटी बस क्या हो गया बताओ, v1 हो गया, प्लस m2 v2। तो यही है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का कंजर्वेशन, कोलिजन के पहले का मोमेंटम
और कोलिजन के बाद का मोमेंटम ये क्या होगा बताओ, ये सेम होगा ऑलवेज। अब हम लोग इसको डिराइव करने की ओर चलते हैं। तो ये भी बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ पे डिराइव होता है। आप देखो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये देखो दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हुए हैं, एक का मास है एम ए, दूसरे का मास है एम बी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक का मास लिखा हुआ है एम ए और दूसरे का मास लिखा हुआ है एम बी। ओके, सो ये आप देखो, एक है एम ए, एक है एम बी, एक का वेलोसिटी है यू ए और दूसरे का वेलोसिटी है यू बी। तो यहाँ पर हुआ कोलिजन, और कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो गया वी ए एंड वी बी। तो अब इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कि ये कैसे हमारा वो जो फॉर्मूला आया हमारा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये कैसे आया, हम इसको बेसिकली डिराइव करने जा रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देखो यहाँ पर ये क्या होगा। यहाँ पर बताओ आप एक चीज, यहाँ पर जिस टाइम पे कोलिजन होगा ए और बी के बीच में, जिस टाइम पे कोलिजन होगा, तो मान लो ए ने बी पर एक फोर्स लगाया जिसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए ने बी पर एक फोर्स लगाया और बी भी क्या करेगा बताओ, ए पर एक फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी भी एक फोर्स लगाएगा ए पर, तो ये दोनों क्या होंगे बेसिकली इक्वल होंगे। और एक नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और दूसरे का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो देख रहे हैं आप, इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए एक वाला एक फोर्स जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। सो आप यहाँ से समझ गए। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप देखो यहाँ पर फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स बी ए। ठीक है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, ये पहला वाला ये लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, नाउ आप यहां से देखो फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर देखो यूज किया गया है, एम ए और एक्सेलरेशन, यानी एम ए ये मास है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वी ए माइनस यू ए बाई टी माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। तो ये बेसिकली एफ इक्वल टू एम ए यूज़ किया गया यहाँ पर टी टी हो गया कैंसिल। ओके, और यहाँ से हमने इसको आगे मैनिपुलेट करा तो देखो ये आ गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये बेसिकली क्या प्रूफ कर रहा है आपको, ये प्रूफ कर रहा है दैट कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। सो आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई होप क्लियर हो गया होगा कि दैट व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट, ये इतना ही इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।